हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपके बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक कन्वर्जेंस थ्योरी के ऊपर, जिसके अंदर हमने सीक्वेंस क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसके टाइप क्या होते हैं और मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, इन बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस, अर्थात अनुक्रम की परिबद्धता। अब बच्चों, इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रीज़न आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात ये कि इसकी जो डेफिनेशन है वो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है कि परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है या इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। और आगे बच्चों, इसका हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज होगा क्योंकि जो इसका नाम है इस बुक का कन्वर्जेंस थ्योरी, अर्थात अभिसरण सिद्धांत। हमारे पास आगे क्वेश्चन आएंगे कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस है या नहीं है, वो चेक करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई बच्चों बात समझ में? कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंस है या नहीं है, इसे समझने में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए बच्चों, आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है वो सिर्फ इसी एक टॉपिक पर रहेगा, अनुक्रम की परिबद्धता। अनुक्रम की क्या परिबद्धता होगी, किस तरीके से वो बाउंडेड होगा, वो सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमें दो बातें पढ़नी है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, यानी जो ऊपरी परिबद्ध। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है n डिवाइड बाई n प्लस 1। क्या सीक्वेंस है स्टूडेंट? हमारे पास n डिवाइड बाई n प्लस 1। तो देखिए, अब मान लीजिए मैं यदि यहाँ पर n की जगह 1 यूज करूँ तो मेरे पास आ जाएगा x1 इक्वल टू 1/2। n की जगह यदि मैं यहाँ पे 2 यूज करूँ तो x2 आ जाएगा 2/3। 3 यूज करता हूँ तो x3 इक्वल मिलेगा 3/4। इस टाइप से यदि मान लीजिए मैं 100 यूज कर लूँ n की वैल्यू, तो मेरे पास x 100 आ जाएगा 100/101। n की वैल्यू जैसे मान लो मैं 1000 यूज करता हूँ तो x 1000 क्या आ जाएगा 1000/1001, कुछ ऐसा। तो अब इनको यदि मैं एज पॉइंट में लिखता हूँ तो ये वैल्यू होगी बच्चों 0.5, 0.66, 0.75 या 0.99 कुछ समथिंग आएगी। ये भी 0.999 के समथिंग कुछ वैल्यू बच्चों मेरे पास आएगी। अब आप एक बार इसके ऊपर थोड़ी नज़र डालिए। सबसे पहले तो देखो, इससे रिलेटेड हम पहले एक बार पीछे वाले लेक्चर में जाते हैं। पीछे वाले लेक्चर में अगर आपको याद हो, मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस बताया था। तो मैंने ये कहा था कि यदि xn+1 ऑलवेज ग्रेटर देन xn होता है तो ये कौन सा सीक्वेंस होगा? इंक्रीजिंग। और यदि xn+1 ऑलवेज लेस देन xn होता है तो ये क्या होता है? डिक्रीजिंग, यानी ये वर्धमान और ये ह्रासमान। तो अब आप ये देखिए कि इस अनुक्रम में जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपके जो xn की वैल्यू है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए इसको कि जैसे जैसे आप यहाँ पर n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, बिल्कुल वैसे वैसे आपके xn की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा कि हाँ, xn की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी प्रत्येक टर्म अपने पहले वाले टर्म से ग्रेटर है।
तो इससे रिजल्ट पता चल जाता है कि xn+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन xn, यानी ये मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक के अंदर क्या है, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, एग्जाम्पल रह गया था शायद, तो इसलिए हमने इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये बता दिया है। अब बच्चों हम वापस अपने उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं, बाउंडनेस। अब बच्चों आप ये देखो, एक बात तो आप खुद सोचिए कि n को इस तरीके से जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं n की वैल्यू 1 लाख यहाँ पे रखूँ, तो ये आंसर क्या बनेगा? अब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ से यदि आप इन सब को एक बार देखो तो क्या एनालाइज किया जा सकता है, यानी किस कंक्लूजन पर क्या रिजल्ट बनाया जा सकता है कुछ। तो इसे देखने पर एक बात हमारे माइंड में सबसे पहले आ जाएगी, और वो ये कि इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है। ऑलवेज लेस देन 1 है। हाँ, ये 1 के इतना पास चला जाएगा जैसे जैसे मैं n को इन्फिनिटी की ओर ले जाता हूँ, n को इन्फिनिटी की ओर ले जाता हूँ, तो when n टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो आपका xn टेंड किसकी ओर करेगा? 1 की ओर करेगा। लेकिन ये क्या 1 से ग्रेटर कभी होगा? मेरा क्वेश्चन ये है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं होगा, चाहे n की वैल्यू मैं इन्फिनिटी की ओर ले जाऊँ, ये 1 की ओर एग्जिस्ट जाएगा। ये नहीं है कि कोई बच्चा ये बोल दे कि सर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है, लेकिन आप लिमिट के कॉन्सेप्ट पे आओ। बच्चों सीक्वेंस को करने में लिमिट का कॉन्सेप्ट हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखते हो? ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, तो 1/1 प्लस 1/n। अब n की इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0, ये 1/1 क्या हो जाएगा? 1। यानी सीक्वेंस को कुछ हद तक समझने में लिमिट भी हमारी हेल्प करेगी। यानी तो बच्चों एक चीज़ और, यहाँ पे आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी हो गया। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है, यानी इस सीक्वेंस के अंदर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी n की वैल्यू पुट कर लूँ अलग अलग बड़ी से बड़ी, मेरा जो सीक्वेंस का रिजल्ट है वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन 1। यानी अगर मान लो जो आप नंबरिंग लाइन बनाते हो, यदि इसको xn को y इक्वल टू लिया जाए तो x की वैल्यू ये होगी xn की, y ऊपर जाएगा तो ये 1 से बाउंड हो गया नहीं हो गया। यानी इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी कि 1 से ऊपर कभी भी ये नहीं जाएगा। तो बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस यानी जो इसका अपर बाउंड होगा वो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके ऊपर आते हैं कि यदि कोई भी हमारे पास अनुक्रम है, उसके लिए यानी उसके प्रत्येक पद के लिए यदि हम कोई ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए, फाइनाइट, m यहाँ पे क्या है बच्चों? फाइनाइट रियल नंबर है। तो यदि हमारे पास कोई ऐसा फाइनाइट रियल नंबर आ जाए जिसके लिए ये बोला जा सके, कि xn इज ऑलवेज लेस इक्वल m, तो m है वो इसका क्या हो जाएगा? अपर बाउंड। m इसका क्या हो जाएगा? अपर बाउंड यानी ऊपरी परिबद्ध। बात समझ आई या नहीं? ये ऊपरी परिबंध क्या हो गया? डेफिनेशन इस एग्जाम्पल के थ्रू आपके समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से। रिपीट कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि जैसे कोई भी सीक्वेंस है, उसके अंदर जब आप n की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो आपके पास xn की अलग अलग वैल्यू आएंगी। हाँ, यदि ये कन्फर्म हो जाए कि एक फिक्स रियल नंबर उससे कभी भी बड़ी ना जा सके, यानी उसके इक्वल जा सकती है लेकिन बड़ी ना हो, तो ऐसा यदि मैं फिक्स नंबर फाइंड आउट कर लूँ तो वो इसका क्या कहलाएगा? ऊपरी परिबंध। अर्थात इसका 1 है वो क्या होगा?
ऊपरी परिबंध होगा। बात समझ आ गई होगी। हाँ, लेकिन बच्चों इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात और है, वो देखिए अब आप। तो बच्चों एक बात बताइए, क्या इस सीक्वेंस के लिए मैं ये नहीं लिख सकता क्या? ये भी तो है xn लेस देन 2.1 या 3, इस तरीके से मैं कितने इसके ऊपरी परिबंध बना सकता हूँ, यानी ये सब इसके ऊपरी परिबंध है। ठीक है, बात समझ आई भाई, ये सब इसके ऊपरी परिबंध है। परिबंध देखने के लिए एग्जैक्ट वो वैल्यू देखनी जरूरी नहीं है, अभी 1 से ही है, ये 2 से भी परिबंध है, 2.1 से भी है, 3 से भी है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड आता है, वो आता है उच्चक, यानी सुप्रीमम। ये क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है। यानी कोई भी सीक्वेंस हो, उसका सुप्रीमम क्या होगा, उसका उच्चक क्या होगा, आज ये भी समझ लेते हैं। तो एक बात बताइए भाई, ये बाउंडेडनेस तो बहुत सारे वैल्यू से है भाई, 1 से भी बाउंडेड है, 1 इसका ऊपरी परिबंध हो गया। भाई हमें क्लियर पता है ये 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। भाई ऊपरी परिबंध का मतलब जिससे ऊपर ना जा सके, बस सिंपल सी ये बात रखो। ऊपरी परिबंध का मतलब जिससे ऊपर ना जा सके, चाहे कुछ भी कर लो आप, यानी कि कोई भी वैल्यू ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब इसके ऊपरी परिबंध है। तो उच्चक कौन क्या होगा, तो जो उच्चक की डेफिनेशन क्या होगी, ऊपरी परिबंधों में, ध्यान से सुनिए इसके डेफिनेशन को, कंसेप्ट क्लियर कवर होना जरूरी है। ठीक है, हमारा उद्देश्य बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के चलना है बच्चों, क्योंकि यदि आप इसके जो बेसिक कंसेप्ट को याद रख लोगे, मान के चलो ये जो बुक है एकदम इजी बुक है आपके लिए, कोई इसमें डिफिकल्टीज नहीं आएगी, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को कवर करो। उच्चक यानी जो ऊपरी परिबंध है, जैसे मान लीजिए बच्चों कोई एक चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये कोई मान लो 4 दीवारी है, यहाँ पे मान लो कोई जानवर बंधा हुआ है। अब इस 4 दीवारी के चारों ओर चाहे और कितनी भी 4 दीवारी बना दो, क्या वो इससे पार जब जा ही नहीं सकता, तो इन दीवारों का कोई औचित्य हुआ क्या? कोई औचित्य नहीं है, यानी वो नंबर जो है वो यहीं से बंध गया, आगे तो इसको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो इसके जितने भी ऊपरी परिबंध होंगे, उनमें जो सबसे न्यूनतम वैल्यू है, जो सबसे न्यूनतम यानी उससे छोटी कोई और वैल्यू ना लेंगे, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो उसका क्या कहलाती है, सुप्रीमम अर्थात उच्चक कहलाती है। और इस ये जो मैंने एग्जांपल है, इसका जो सुप्रीमम है वो कितना है, 1 है, इसका उच्चक कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि 1 से छोटे कोई आप ऐसी वैल्यू बताओ जिससे हमेशा छोटा रहे, तो वो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये तो इससे 1 से छोटी तो ये वैल्यू होती है 0.999999 कुछ ऐसी, और ये वैल्यू तो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, n की वैल्यू अलग अलग लेता जाऊँगा और ये वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी। तो यानी वो वैल्यू कौन सी हुई, 1। तो इस सीक्वेंस का उच्चक कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए बच्चों, ये सारी बात आपके समझ आई या नहीं आई? आराम से देखिए, हमने सबसे पहले ये पढ़ा ऊपरी परिबंध। ऊपरी परिबंध का सिंपल भाषा में मतलब रख लो भाई, ऊपर के से बंधा हुआ, यानी जिससे ऊपर ना जाया जा सके। तो इस अनुक्रम के लिए हमने ये देखा, अलग अलग जब हमने मान रखे तो हमारे पास कोई भी मान ऐसा नहीं आया जो 1 से बड़ा हो, या 1 के बराबर भी नहीं आया आपके पास। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल गया कि यदि अनुक्रम के लिए हमारे पास कोई ऐसा फाइनाइट रियल नंबर आ जाए, ऐसा कोई फाइनाइट रियल नंबर आ जाए जिसके लिए ये बोला जा सके कि वो अनुक्रम उससे या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, ऊपरी परिबंध। इस अनुक्रम के लिए 1 भी ऊपरी परिबंध है, 2 भी है, 2.1 भी है, 3 भी है। लेकिन जब बारी उच्चक की आएगी तो इसके जितने ऊपरी परिबंध है, यानी इसके ऊपर जितनी भी लेयर बनेगी, उनमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, यानी जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी, वो इसका क्या कहलाएगी, उच्चक। तो उच्चक की परिभाषा क्या होती है कि ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान उसका क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। बात समझ आ गई? जो डेफिनेशन है मैं वो एक बार दोबारा बोल देता हूँ। ऊपरी परिबंध की डेफिनेशन क्या होगी कि यदि माना xn कोई अनुक्रम है, तो यदि xn के प्रत्येक मान के लिए एक परिमित वास्तविक संख्या का अस्तित्व हो जिसके लिए xn इज ऑलवेज लेस इक्वल m, ये कंडीशन संतुष्ट हो, तो
क्या होगा, जो अनुक्रम है वो ऊपर की ओर से परिबद्ध होगा, ऊपर की ओर से क्या होगा, परिबद्ध होगा। फिर उच्चक की यदि डेफिनेशन पूछ ली जाए तो बच्चों आपकी ये डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी अनुक्रम के ऊपरी परिबंधों का जो मिनिमम वैल्यू है यानी जो न्यूनतम मान है वो उस अनुक्रम का क्या कहलाएगा, उच्चक कहलाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ऊपरी परिबद्ध समझ आया होगा। अब लोअर बाउंड निम्न परिबद्ध, क्योंकि यदि ऊपरी समझ आ चुका है तो उससे रिलेटेड ही निम्न परिबद्ध होता है, डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो देखिए। तो अब बारी आती है बच्चों लोअर बाउंड की। निम्न परिबद्ध, बच्चों इसके लिए मैं कोई नया एग्जांपल नहीं लेता हूँ, मैं पीछे वाले पे रहता हूँ। इसकी अगर आपको याद हो तो आपका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से भी ऐसे ही चला। तो आप एक बार इसके ऊपर नज़र डालिए, यानी मैं एक बात इस अनुक्रम के लिए बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ कि जो आपका xn है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 1/2 है। जो आपका xn है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 1/2 है। मैं बोल सकता हूँ ना ये बात। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल गया, रिजल्ट यह आया कि यदि मान लीजिए कोई अनुक्रम आपको xn दिया गया है और उसके लिए यदि हम ऐसी कोई परिमित वास्तविक संख्या ढूंढ पाएं, यानी ये ज्ञात कर सकें कि जिसके लिए ये बात लागू हो जाए कि n की वैल्यू कुछ भी हो, xn इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल m हो, तो वो इसका क्या बोला जाएगा, निम्न परिबद्ध। क्या बोला जाएगा, निम्न परिबद्ध। अर्थात जिससे ऊपर ना जाया जा सके वो ऊपरी परिबद्ध है, और जिससे छोटा मान ना हो यानी जिससे नीचे की ओर ना जाए इसके वो उसका क्या हो जाएगा, निम्न परिबद्ध। तो बच्चों बताइए डेफिनेशन समझ आ गई होगी। यानी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिससे नीचे की ओर ना जा सके वो निम्न परिबद्ध हो गया, जिससे ऊपर की ओर ना जा सके वो ऊपरी परिबद्ध हो गया। तो इस सीक्वेंस में आप देख सकते हो आप 1/2 से नीचे नहीं जा सकते हो, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, निम्न परिबद्ध। हाँ कोई बच्चा कहे सर 0, -1, -2, -3 ये सब भी इसके निम्न परिबद्ध बोले जाएंगे। निम्न परिबद्ध सारे ही हैं क्योंकि नीचे की ओर से बंधना हुआ। ठीक है, तो मान लो पहले 0 से बांध दो या -1 से, इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ लेकिन जब बात निम्नक की आ जाती है, इसको आप क्या कहते हो, इन्फीमम, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो ये सारे इसके जैसे मान लीजिए निम्न परिबद्ध है, तो निम्न परिबद्ध में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो रही है यहाँ पे, उसमें क्या था, ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो था उच्चक। यहाँ पे क्या होगा, जो इसके निम्न परिबंध है उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो इसका क्या कहलाएगी, निम्नक। अर्थात इसका जो निम्नक है वो क्या हो जाएगा, 1/2। अर्थात बच्चों एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप माइंड में आता है जिसके साथ इक्वल लगाया जा सके, जिसके साथ क्या लगाया जा सके, इक्वल, वो इसका क्या होगा, निम्नक होगा। क्योंकि जो मैंने उच्चक की डेफिनेशन बताई थी उसके अंदर मैंने ये लिखा था xn इज लेस इक्वल 1 बट xn इज ऑलवेज लेस देन 2। 2 से तो इक्वल का साइन कभी लगेगा ही नहीं, 1 के साथ इक्वल लगता है। तो बच्चों शायद मेरे हिसाब से डेफिनेशन कवर हो गई होगी कि जिससे नीचे की ओर ना जाए एस के, जो नीचे की फिक्स वैल्यू है उससे कम वैल्यू ना आए तो वो उसका निम्न परिबंध हो जाता है। यानी जिन वैल्यूज से नीचे ना जा सके, वो 1 नहीं 2 नहीं कितनी भी हो सकती है निम्न परिबंध। तो ये बात तो मैं इस -0 के लिए भी तो बोल सकता हूँ, 0 से कम नहीं होगा, लागू हो रही है। -1 से कम नहीं होगा, वो भी लागू हो रही है। -2 से कम नहीं होगा, वो भी लागू हो रही है। तो सारी बातें लागू हो रही है। तो निम्न परिबंध तो ये सारी है, लेकिन बात जब निम्नक की आती है तो जो निम्न परिबंध है उनमें जो सबसे बड़ा मान है वो इसका क्या होता है बच्चों,
निम्नक होता है, ठीक है, इसको इन्फीमम बोला जाता है। और सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखो भी, यदि मैं किसी सीक्वेंस के लिए ये बात बोल सकूं, ये निम्नक होगा, ये उच्चक होगा। उच्चक निम्नक की एक खासियत होगी, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हो, क्योंकि वो इक्वलिटी दर्शाएगा उसके बहुत हद तक। कई बार तो कंप्लीट रूप से इक्वल होगा, जैसे 1/2 के तो इक्वल हो रहा है, लेकिन 1 के क्लियरली इक्वल नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 1 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये उच्चक। तो अब आपकी जो अनुक्रम की परिबद्धता है वो शायद कवर हो गई। यदि मान लो अनुक्रम भी, अनुक्रम 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। यदि मान लो मैंने फिक्स कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी नंबर लाइन है, आपको इस नंबर लाइन के ऊपर चलना है, रियल नंबर लाइन। मैंने मान लो ये इसके ऊपर मैंने इसको बंद कर दिया, अब इसके ऊपर आप चलो, आप इससे आगे या उधर जा सकते होगे, तो आप इन दोनों के बीच बंध गए या नहीं बंध गए भाई? आपकी का जो एक क्राइटेरिया है वो क्या हो गया? फिक्स हो गया। अभी बस समझे, यानी क्राइटेरिया क्या हो गया? फिक्स हो गया भी, हाँ इन दोनों के बीच ही आपको रहना है। तो इस अनुक्रम का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा कि ये स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच ही रहेगा, स्मॉल एम से उधर नहीं जाएगा और कैपिटल एम से उधर नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से यदि कोई अनुक्रम ऐसा हो जो ऊपर की ओर से भी परिबद्ध हो, नीचे की ओर से भी परिबद्ध हो, तो वो क्या बोला जाता है? परिबद्ध अनुक्रम। वो क्या बोला जाएगा? परिबद्ध अनुक्रम। तो बच्चों डेफिनेशन कवर हो गई। यदि किसी अनुक्रम की ऊपरी परिबद्धता विद्यमान हो, निम्न परिबद्धता विद्यमान हो, अर्थात यदि किसी अनुक्रम के लिए ये स्टेटमेंट जारी किया जा सके जहां स्मॉल एम और कैपिटल एम फाइनाइट रियल नंबर हैं, यानी परिमित वास्तविक संख्या है, तो वो अनुक्रम क्या हो जाएगा? परिबद्ध हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है, परिबद्धता समझ आनी जरूरी है। जिस बच्चे को परिबद्धता समझ आ जाती है वो ये टॉपिक आसानी से कर लेगा, क्योंकि मैं आपको आज कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम अभिसरण पे आएंगे या उसके साथ लिमिट और लिमिट पॉइंट पे आएंगे। हाँ, लेकिन परिबद्ध अनुक्रम की मैं खासियत बता देता हूँ। यदि कोई अनुक्रम परिबद्ध है तो उसके कन्वर्जेंस होने के, यानी अभिसारी होने के कुछ चांस हो जाते हैं। अभिसारी होगा ये पक्का नहीं है, हाँ, लेकिन चांस बन जाते हैं। परिबद्ध नहीं है तो वो अभिसारी नहीं है, परिबद्ध नहीं है तो वो अभिसारी है ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर आता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस क्या, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट क्या होती है, कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंस एंड ओसिलेशन। उसके बाद बच्चों हमारी जो प्रोसेस है वो थ्योरम और क्वेश्चन की रहेगी। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जब तक आपको ये बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, थ्योरम में डाउट आएगा, और बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको एक जैसी ही लगेगी। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाएंगे तो आप इनको कंपेयर करके देख लेना, आपको सब एक जैसा लगेगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।